पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल दिल्ली पहुंच रही है। आज फरीदाबाद में इस यात्रा का पड़ाव रहा। हालांकि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की यात्रा रोकने की सलाह के बाद माहौल कुछ गर्म जरूर हो गया है। वैसे राहुल गांधी ने साफ किया कि कुछ भी हो वो श्रीनगर तक जाएंगे, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने ही यात्रा के दिल्ली रूट को हरी झंडी नहीं दिखाई है। शुक्रवार सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। डीएम के सांसद कनिमोई भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो न करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पत्र के बाद से ही कांग्रेस नेता बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने कोई गाइडलाइन कोविड के प्रोटोकॉल जारी किए? सब पूछना है तो सरकार से, आपसे भी। सरकार ने, मैं सब सवाल पूछते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय पे कि पहली चिट्ठी राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को क्यों लिखी गई? यानी कि कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेके जो जन समर्थन मिल रहा है, भाजपा के नेता उस जन समर्थन को देख के राजी नहीं है। लोग तो यही इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नहीं तो पहली चिट्ठी लिखी जानी चाहिए सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, प्रोटोकॉल बनना चाहिए प्रदेश सरकारों का। वो प्रोटोकॉल की जब गाइडलाइन जारी होगी, लॉकडाउन होगा या कुछ कंडीशंस लगेंगी प्रोटोकॉल की, वो सारे फॉलो करेंगे, हम भी करेंगे। शनिवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होगी। बदरपुर बॉर्डर से अपोलो होते हुए आश्रम, आश्रम से निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से इंडिया गेट होते हुए दरियागंज के रास्ते लाल किले तक जाएगी। हमने रूट उनके साथ भी बात की है, उनकी सलाह हमने ली है और उसके बाद ही हमने घोषणा की है इस रूट का। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो रूट हमने घोषणा की है बदरपुर से लेकर लाल किले तक, लाल किला करीब 4:30-5 बजे हम पहुंचेंगे। बाद में राहुल जी राजघाट और अन्य समाधियों में जाएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस भी हमारा साथ देगी। शनिवार को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आने के बाद 3 जनवरी तक इसे रोक दिया जाएगा, ताकि यात्री नए साल के मौके पर अपने घर परिवार से मिल सके और साथ चल रहे कंटेनर्स की भी मरम्मत की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री का राहुल गांधी को पत्र लिखना कोरोना को लेकर के कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए फायदेमंद हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा कम थी, लेकिन ये लेटर लिखने के बाद तमाम मीडिया भी कवर कर रही है, सवाल भी पूछ रहे हैं। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि ये लेटर लिख करके केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को बल दे दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो फिलहाल ये यात्रा शनिवार को दिल्ली में रहेगी और चर्चा में भी। सहयोगी पवन कुमार के साथ फरीदाबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शीत सत्र के आखिरी दिन भी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव दिखा। मुद्दा बना सोनिया गांधी का बयान जो उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में दिया था। इस पर राज्यसभा के सभापति ने एतराज जताया है, जबकि कांग्रेस ने मांग की कि सभापति का बयान ही कार्यवाही से बाहर कर दिया जाए। लोकसभा का सदस्य अगर बाहर कुछ कहता है तो राज्यसभा में उसकी चर्चा नहीं होती, और खासकर चेयर अगर उस पे कमेंट करे, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं कभी पब्लिक भाषण में कुछ कहता हूँ या मेरे पार्टी के ऑफिस में कुछ कहता हूँ, can the chairman or anybody can take the cognizance of it? Therefore, there are several rulings he quoted, and they are against this procedure. Therefore, sir, whatever is said here, that should be removed, that should be withdrawn, and I humbly request you, kindly expunge it. बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी की न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर
संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में तीखी बहस हुई। आपने जो आपत्ति की है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए कहा था कि सरकार जानबूझकर न्यायपालिका की वैधता कम कर रही है। इस पर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सदन में कड़ा एतराज जताया था। शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा चेयरमैन के बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की, लेकिन चेयरमैन अपने बयान पर कायम रहे। दिस ऑफिस कैन नॉट बी अलाउड टू बी ड्रैग्ड ऑन पार्टीजन स्टांस। आई कैन नॉट बी अनलिस्टेड। आई अश्योर द लीडर ऑफ द अपोजिशन I cannot be unlisted. Please take your seat, Mr. Tanka. I cannot be unlisted either by them or by you to delegitimize judiciary. I suffered the allegation that I was part of a system to delegitimize judiciary, which means sounding a death knell of democracy. इस मुद्दे पर सरकार राज्यसभा चेयरमैन के साथ खड़ी दिखी। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने राज्यसभा चेयरमैन का बयान हटाए न जाने पर सदन से वॉकआउट किया। Very unfortunate that the honorable member of parliament, even though she may be from the other house, has chosen to cast aspersions on this very high office, and therefore it was very appropriate that a response was given. It is our bounden duty of the entire house to maintain the dignity of the chair, to maintain the dignity of the high esteemed office, constitutional office that is held by you, sir. And therefore I would urge the leader of the opposition to reflect whether the comments were in good taste, whether the comments were appropriate, whether the comments were called for at all in the first place. टीआरएस नेता केशव राव ने कहा, सदन के बाहर किए गए कमेंट पर सदन में टिप्पणी करना सही नहीं होगा। आपने मांग भी किया था कि एक्सपंज किया जाए इस बयान को, क्या उस पर राजी हुए चेयरमैन? मैं नहीं जानता, हमने अनुरोध किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, पुरानी रूलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उसको एक्सपेंड करना चाहिए। आपने वॉकआउट भी किया है सदन से? हमने और कांग्रेस पार्टी ने और सभी ने वॉकआउट किया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी के बयान पर पहले राज्यसभा चेयरमैन की टिप्पणी और अब सदन में कांग्रेस सांसदों के विरोध की वजह से इस संवेदनशील मसले पर टकराव कुछ और तीखा हो गया है। जाहिर है ये मामला बेहद संवेदनशील है और बेहतर होगा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इसे जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। संसद भवन से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित नहीं रहा और उन्होंने अपने बेटों को विदेश में ही रहने की सलाह दी है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान पर संसद में सबसे खूबसूरत प्रतिक्रिया फारूक अब्दुल्ला ने दी। मैं तो ये कहूंगा, देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है और जरूर है कि नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपने इस आग को खत्म करना है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस देश को बचना है तो इसमें वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सबने भाईचारे में रहना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अल्पसंख्यकों के असुरक्षा के एहसास को लेकर अपनी हताशा एक कार्यक्रम में जताई थी। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। बाद में जब बयान पर हंगामा मचा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की सफाई आ गई। कहा कि देश में नफरती माहौल बन रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। इस बयान पर राजद के सहयोगी जेडीयू ने भी एतराज जताया है। अगर अच्छा माहौल होगा और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा
तो आखिर इस देश से बहुत सारे, आप जाके अमेरिका में पता लगाइए ना कि किस स्टेट के बहुसंख्यक लोग वहाँ की नागरिकता लेके व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लगे हुए हैं वहाँ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के साथ मैं विधायक भी रहा हूँ बिहार विधानसभा, और अभी भी वो विधायक है। इसी बिहार की धरती ने और इसी देश की धरती ने उन्हें विधायक, मंत्री और किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया, और उनके बच्चे यहीं पले पुसे, यहीं जन्म लिए, यहीं प्राथमिक शिक्षा पाई, और आज वो लंदन में पढ़ रहे हैं तो उनको राय दे रहे हैं कि हमारा देश और हमारा बिहार सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेताओं के लिए ये पलटवार एक अवसर लगा। शासन का विफलता वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। बिहार की सरकार से अपना ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार का बयान कर रहे हैं, और ये अलगाववादी बयान है, देश को कमजोर करने का बयान है, और देश के मुसलमान इस भारत के अभिन्न हिस्सा है। साफ है, अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अच्छा होता लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी पर हमला करने से पहले ये बात सोचते कि इतने पुराने पके हुए नेता को देश में ऐसा एहसास क्यों हो रहा है, और क्या यह एहसास और भी दूसरे लोगों को हो रहा है। लेकिन शायद हमारी राजनीति में इतनी गहराई से सोचने वाली संवेदनशीलता नहीं बची है। पटना में मनीष कुमार और नई दिल्ली में कैमरामैन सुशील लाठी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपने मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2013 से आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही डॉक्टर शैली ओबेरॉय मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल का नाम घोषित किया गया है। इन उम्मीदवारों का चुनाव जीतना तय है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में हिस्सा न लेने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार 39 साल की डॉक्टर शैली ओबेरॉय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं। हाल ही में आईआईएम कोझिकोड से बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे आदेश गुप्ता के इलाके पूर्वी पटेल नगर से पहली बार चुनाव जीतकर पार्षद बनी हैं। हमारी प्रायोरिटी साफ सफाई होगी और दिल्ली को हमने चमकाना है। जो पिछले 15 साल से अभी तक दिल्ली का कूड़ा बन चुका था और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, तो हम दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, साफ सुथरी दिल्ली बनाएंगे। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले पुरानी दिल्ली के चांदनी महल से दूसरी बार पार्षद बने आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों पद आम आदमी पार्टी की झोली में आना तय है, क्योंकि बीजेपी मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने की घोषणा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए, और जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के साथ की है कि हाउस टैक्स भी समाप्त कर देंगे, ये जो कूड़े का ढेर है इसको भी 1 साल के अंदर समाप्त कर देंगे, तो अब उनको फ्री हैंड है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होगा, जबकि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये जो नए मेयर डिप्टी मेयर बनेंगे, इनका कार्यकाल केवल 3 महीने का होगा या फिर पूरे 1 साल का होगा। उम्मीद है दिल्ली के उपराज्यपाल जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।